Just a second. So a block of mass m is placed on the top of a bigger block of mass 10m as shown in the figure. All the surfaces are frictionless. The system is released from rest. Find the distance moved by the bigger block at the instant the smaller block reaches the ground. तो बेसिकली क्या है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ये पहले समझ लो कि ये लेट्स से हमारे पास एक बड़ा सा ब्लॉक है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इसके ऊपर एक छोटा स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास m है और इसका मास 10m, बड़े वाले ब्लॉक. Now all the surfaces are frictionless. The system is released from rest. Find the distance moved by the bigger block at the instant the smaller block reaches the ground. तो smaller block मान लो यहाँ से यहाँ आया, ठीक है. तो पहले जो अब बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन दोनों का मान लो सिस्टम सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर, इस ब्लॉक और इस वेज दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास यहाँ पे. सो अब सेंटर ऑफ मास, बिकॉज ये ब्लॉक इधर आ गया है तो सेंटर ऑफ मास इसके इधर आने से शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, लेकिन सेंटर ऑफ मास तब तक शिफ्ट नहीं करता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. अब अगर हम ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है और जो इंक्लाइंड प्लेन है, इन दोनों को अगर सिस्टम मानते हैं तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग. जो भी फोर्स है इसका इंटरनल फोर्स है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. सिंस you can write, since there is no external force in horizontal direction, since there is no external force in horizontal direction, okay, center of mass of the system remains stationary. ठीक है. तो जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो स्टेशनरी रहेगा, इसी पॉइंट पे रहेगा. तो अगर ये छोटा वाला ब्लॉक के इधर आने से सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हुआ है तो ये जो है सेंटर, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा जिससे कि फाइनली सेंटर ऑफ मास यहीं पे आ जाए. डू यू अंडरस्टैंड? देखो छोटा वाला ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो अब सेंटर ऑफ मास इधर आ गया, तो ये ब्लॉक अगर इधर मूव कर जाएगा राइट साइड को, है ना, मान लो x डिस्टेंस से राइट साइड को मूव कर जाता है तो सेंटर ऑफ मास वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा जो कि ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास का हमारा पोजीशन था. ये सबको क्लियर है? यस सर. ठीक है. तो अगर ये बड़े वाला ब्लॉक जो है x डिस्टेंस से मूव किया है और ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारा 2.2 मीटर है, तो अब इसका जो एक्चुअल मूवमेंट हुआ है, द स्मॉल मास m, द block of mass capital M moves by a distance 2.2 minus x towards left if bigger block of mass 10m, so if bigger block of mass 10m moves by a distance x towards right,
So if bigger block of mass 10m moves by a distance x towards right, ठीक है ना, तो ये जो स्मॉलर ब्लॉक है, ये अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसका मतलब इस बड़े वाले इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस 2.2 मूव किया है लेफ्ट साइड में, बट इंक्लाइन प्लेन खुद x डिस्टेंस मूव कर गया है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका मूवमेंट है 2.2 माइनस एक्स है। अब हम लोगों को पता है कि सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट रखने के लिए जितना ये बड़ा वाला ब्लॉक मूव किया into mass of that bigger block is equal to mass of smaller block into distance moved by the smaller block, ठीक है। So to keep the center of mass stationary, to keep the center of mass stationary, m into 2.2 minus x will be equal to 10m into x, ठीक है। ये लिख लेना, मास इंटू distance moved by first object is equal to mass of second object into distance moved by second object. कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, इसमें ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रूव करके देखा था कि भाई एक हमारे पास दो ऑब्जेक्ट था, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, राइट, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, ये डिस्टेंस x1 पे है और ये डिस्टेंस x2 पे था। अगर हम लोगों ने इसको d डिस्टेंस से मूव किया तो सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट उसी पॉइंट पे रखने के लिए इसको कितने डिस्टेंस से मूव करना होगा वो निकालना था। तो हम लोगों ने ये सॉल्व करके निकाला था m1d इज इक्वल टू m2d डैश, याद है? फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा किया था, याद है आप लोग को? Yes, sir. Distance moved by one object is into mass of that object is equal to distance moved by other object into mass of that other object. This is being done in the case when the center of mass has to be stationary. तो यहाँ पे भी center of mass को stationary होना है, इसीलिए mass into distance moved by that mass with respect to ground, ये सारा जो है absolute distance है, distance moved with respect to ground. So m into 2.2 minus x is equal to 10m into x. So this is, आप लिख भी लेना, distance moved with respect to ground. ये भी जो है distance moved with respect to ground. So इसको सॉल्व करेंगे, कैपिटल M कैंसिल हो गया, 2.2 minus x is equal to 10x और 11x is equal to 2.2. So this will give x is equal to 2.2 by 11. So this is 0.2 meters. Is it clear? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इस चीज को ध्यान रखना,
अभी हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन वाला एक क्वेश्चन करेंगे, वहां पे भी सेम चीज आ जाएगा। वहां पे क्या हो जाता है, बेसिकली इसी इक्वेशन को तुम डिफरेंशिएट कर दो, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू मास रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, मास इनटू रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ द अदर। मतलब ये जब नीचे आएगा ना कुछ v वेलोसिटी से, तो ये भी पीछे की तरफ उसी मतलब कुछ दूसरे वेलोसिटी से जाएगा, जिससे कि उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे रह जाए। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे भी यूज कर सकते हैं। मोमेंटम से भी कंजर्वेशन से बनता है वो क्वेश्चन, और इस कॉन्सेप्ट से भी बनता है। तो जनरली जो शॉर्टकट मेथड्स हैं, ये शॉर्टकट मेथड में काफी यूज होता है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगली क्लास में जब हम लोग एप्लीकेशन पे ज्यादा आएंगे, अभी तो फंडामेंटल्स पे बात कर रहे हैं, जब फंडामेंटल्स करने के बाद जब हम लोग एप्लीकेशन पे आएंगे, तब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ पे कि ऐसे चुटकियों में आंसर आता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसको बस ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बच्चों? सर ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, ब्लॉक इफ ब्लॉक ऑफ मास 10m मूव बाय डिस्टेंस x, देन ब्लॉक ऑफ मास मूव बाय 2.2 माइनस x। सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको क्या करें, समझा दें एक बारी। यस सर। देखो ये क्या कह रहा है कि कोई भी इसको, तो ये तो खैर अलग है, तुम्हारा ये है, ये जो ब्लॉक है ये 10m मास का है और ये m मास का है। ये यहां से जब यहां आ गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, मान लो ये जब नीचे आएगा तो ये जो है रिकॉइल करेगा, पीछे की तरफ भागेगा। मतलब ये जब आगे आएगा इधर, तो ये अगर लेफ्ट आएगा तो ये राइट साइड जाएगा। क्यों ऐसा होता है? जिससे कि ये अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मेंटेन कर सके इस पॉइंट। तो अगर ये अभी पहले देखते हैं कि ये कितने डिस्टेंस से जा रहा है, क्योंकि ये तो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है ना, तो इसका तो एब्सोल्यूट ही डिस्टेंस होगा जो भी डिस्टेंस होगा। तो ये अगर x डिस्टेंस से इधर पीछे की तरफ रिक्वाइल कर रहा है, तो ये कितना मूव किया होगा इस वेज के रेस्पेक्ट में, मतलब इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में इसका जो मूवमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2.2 हुआ है। बट इंक्लाइन 2.2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड को गया, बट ये जो वेज है ये खुद x डिस्टेंस इधर चला गया। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ है यहाँ से नीचे आने में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो क्या हुआ होगा? 2.2 माइनस एक्स हुआ होगा। देखो ये ऐसे समझ लो, ये यहाँ पे मूव किया इधर से इधर, इसके ऊपर मूव किया 2.2, बट ये खुद इधर चला गया x डिस्टेंस से। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.2 माइनस एक्स होगा ना। हाँ सर आप क्लियर है। ऐसे समझ लो, एक और समझते हैं, एक्स ए बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स ए माइनस एक्स बी। ये हम लोग के पास फॉर्मूला है ना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज एक्स ए माइनस एक्स बी। तो अब अगर इसका ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग को निकालना है, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस दिस, राइट। सो दिस एक्स बी अगर हम करते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू जो बी वाला ऑब्जेक्ट है, मान लो हम लोग ये इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, राइट। तो एक्स बी हम लोग को यहाँ पे एक्स दे रखा है, और एक्स से जो दे रखा है 2.2, ये यहाँ पे 2.2 है, नहीं ये काम नहीं करेगा यहाँ पे रहने। तुम समझ गए ना जो हम बोल रहे थे कि ये एक्स डिस्टेंस से जाएगा इधर, इधर 2.2 जाएगा तो 2.2 माइनस एक्स आएगा। हाँ सर क्लियर है। कंफ्यूज हो जाएगा। Hero of a stunt film fires 10-gram bullet, 50-gram bullet from a machine gun, each at a speed of 1 kilometer per second. ठीक है।
सो हमारे पास एक हीरो है. He fires 50 gram bullets from a machine gun, each at a speed of 1 kilometer per second. If he fires 20 bullets in 4 seconds, what average force does he exert against the machine gun during this period? So force is equal to rate of change of momentum होता है. Force is equal to rate of change of momentum, right? So momentum of each bullet पहले हम लोग निकाल लेते हैं. So momentum of each bullet is m into v, that is 50 gram है तो 50 by 1000 into 1 kilometer per second, तो 1000 meter per second हो गया. So ये दोनों cancel हो गया. This is equal to 50 kg meter per second. If he fires 20 bullets in 4 seconds, so rate of change of momentum F is equal to rate of change of momentum. So rate of change of momentum मतलब 50 divided by 4. एक बुलेट को फायर करने पे 50 है, 20 बुलेट्स को फायर करने पे 50 into 20 डिवाइडेड बाय टाइम 4 सेकेंड कर लेंगे, तो 250 न्यूटन हो गया. ठीक है. अब जो फोर्स है, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा. दिस इज द फोर्स विच बुलेट इज अप्लाइंग ऑन द गन. मतलब जब बुलेट फायर हो रहा है तो गन के ऊपर पीछे के तरफ जो फोर्स लगता है 250 न्यूटन लग रहा है. तो हीरो को 250 न्यूटन फोर्स लगा के उस मशीन गन को पकड़ना पड़ेगा, उसको स्टेशनरी रखना. ठीक है. Yes, sir. देखो लिख लिया सबने? Yes, sir. 11th question, a block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 20 meter per second burst into two equal parts continuing in the same direction. If one of the part moves at 30 meter per second, with what speed does the second part move and what is the fractional change in kinetic energy? So, देखो, तो हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास m है, लेट्स से, और दिस इज मूविंग विथ अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल. बाद में, सो दिस इज योर इनिशियल कंडीशन. बाद में फाइनली इट बर्स्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो दो इक्वल पार्ट में ये ब्रेक कर जाता है. ठीक है. एक का मास m/2, इसका भी मास m/2. If one of the part moves at 30 मीटर पर सेकेंड, ये अगर 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, ये u हो गया, ये v1 हो गया, हमें v2 निकालना है. With what speed does the second part move and what is the fractional change in kinetic energy? So by conservation of energy, by conservation of momentum, sorry. देखो ये क्या है, जो भी बर्स्टिंग हो रहा है, इस पूरे को अगर सिस्टम मान रहे हैं तो बर्स्टिंग हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा होगा. तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है. देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो वी कैन कंजर्व मोमेंटम. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी कर सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स एड अप टू 0. तो यहाँ पे जो बर्स्ट कर रहा है दो पार्ट में, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्स, राइट. यू कैन राइट since the block
bursts due to internal forces and no external force act on the system. Hence, momentum can be conserved. So by conservation of momentum, m into u is equal to m by 2 into v1 plus m by 2 into v2. So we have, अब देखो m तो कैंसिल हो गया, u मतलब 20 is equal to 30 by 2 plus v2 by 2. Right. So this will be equal to 30 by 2 15 हो गया, 20 is equal to 15 plus v2 by 2. So this will give us v2 is equal to 5 into 2, that is 10 meter per second. अब कह रहा है one of the part, with what speed does the second part move and what is the fractional change in kinetic energy? So change in kinetic energy या fractional change in kinetic, पहले तो change in kinetic energy कर लो. Change in kinetic energy is kinetic energy final minus kinetic energy initial. Final kinetic energy is half into m by 2 into v1 square plus half into m by 2 into v2 square minus half into m into u square divided by initial. So fractional change divided by half m u square. Half m cancel कर लो सब में, तो जो हमारा वैल्यू आएगा so this is equal to v1 square by 2. So v1 is 30 square by 2 plus 10 square by 2 minus of u square मतलब 20 square divided by u square, that is 20 square. So ये देखो 30 square by 2 means 900 by 2 450, 100 by 2 50 minus 400 divided by 400. So ये हो जाएगा 500 minus 400, तो ये 1 by 4 हो जाएगा. So fractional change in kinetic energy is 1 by 4. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now next question, a car of mass m is moving with uniform velocity v. Okay. So car of mass m is moving with uniform velocity v on a horizontal road when the hero of a Hindi film drops himself on it from above. So taking the mass of the hero to be m,
what will be the velocity of the car after the event. So basically एस.सी. वर्मा साहब जो हैं मूवी, हिंदी मूवी काफी देखते थे, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं की राह पे चलते हुए हम भी बहुत सारा देखे हैं. मतलब अच्छा फिजिक्स होने के लिए हिंदी मूवी देखना जरूरी है. ठीक है. चलो, तो a car of mass m is moving with a uniform velocity v on a horizontal road. तो हमारे पास let's say एक गाड़ी है, this is of mass m and it is moving with a uniform velocity initially. ठीक है. On a horizontal road, when a hero of Hindi film drops himself on it from above, तो ये जो है, ये हिंदी फिल्म का एक हीरो है हवा में, और फाइनली ये इसके ऊपर आके गिर जाता है, कार के ऊपर. So drops himself on it from above, taking the mass of the hero to be small m. अब जो है टोटल मास m plus m हो गया, है ना, और ये लेट्स से कैपिटल v से अब मूव कर रहा है. What will be the velocity of a car after event? अब ये जो भी इंटरैक्शन हुआ है, तो ये आके जो इस पे नीचे गिरा है, तो ये वर्टिकली गिरा है, तो जो भी फोर्स अप्लाई करेगा गिरने समय, वो क्या होगा, वर्टिकल फोर्स होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स फिर से नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा, राइट. सिंस so if we consider car and the hero as the system, so there is no external force in the horizontal direction. So if we consider car and the hero as the system, there is no external force in the horizontal direction. So net momentum is conserved in the horizontal direction. Right. Momentum conserve होगा horizontal direction में. So total initial momentum in the horizontal direction is equal to total final momentum in the horizontal direction. So total initial momentum in the horizontal direction, यहाँ पे capital M into small v है. This is small m plus capital M into capital V है. हमें निकालना है velocity of the car after the event, capital V निकालना है. So this is m into v divided by capital M plus small. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया ना बच्चों? Yes, sir. हेलो, yeah. So space shuttle, while traveling at a speed of 4,000 kilometer per hour with respect to the Earth, disconnects and ejects a module backward, weighing 1/5 of the residual part. तो अब देखो स्पेस शटल ट्रैवल कर रहा है 4,000 किलोमीटर पर आवर से, सो ये जो स्पेस शटल है, इट इज मूविंग विथ अ स्पीड 4,000 किलोमीटर पर आवर. नाउ दिस स्पीड इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बेसिकली, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम ये स्पीड निकालें. अब ये कह रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ. नाउ डिस्कनेक्ट्स एंड इजेक्ट्स अ मॉड्यूल बैकवर्ड वेइंग 1/5 ऑफ द रेसिडुअल पार्ट. ठीक है, सो वेइंग 1/5 ऑफ द रेसिडुअल पार्ट. तो अगर ठीक है, इसका टोटल मास मान लो m है ना, स्पेस शटल का टोटल मास m है. अब इसमें से ये कुछ पार्ट रिमूव हो गया, राइट? क्या पार्ट रिमूव हुआ अभी हम लोग देखेंगे. इसका मास अगर स्मॉल m लेते हैं तो रेसिडुअल पार्ट कितना है हमारे पास, m माइनस स्मॉल m, ये रेसिडुअल पार्ट है ना, ये रेसिडुअल पार्ट हो गया. और जो मॉड्यूल है, ठीक है, इजेक्ट्स अ मॉड्यूल बैकवर्ड, तो स्मॉल m जो है मास ऑफ मॉड्यूल हो गया. सो ये हो गया मास ऑफ रेसिडुअल पार्ट. अब कह रहा है the module weighing 1/5 of the residual part, तो small m is equal to capital M minus small m by 5. जो मॉड्यूल है that is 1/5 the residual part. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 5m is equal to capital M minus m, और this will give you 6m is equal to capital M तो small m is equal to capital M by 6. ठीक है, तो ये जो स्मॉल m है दिस इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 6. तो ये निकला. तो जो हमारे पास बचा हुआ मास है वो कितना हो गया यहाँ पे, ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये 5m by 6 हो गया, और ये वाला जो पार्ट है स्मॉल m जो है ये कैपिटल M by 6. ठीक है, अब so this is the residual part which is coming out. अब देखो कह रहा है if the shuttle ejects and the disconnected module at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो 100 किलोमीटर विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द शटल बिफोर द इजेक्शन, ये जो स्पीड है दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द शटल, है ना. ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ये शटल के रेस्पेक्ट में. शटल खुद भी 4,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऊपर जा रहा है. तो अगर इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मॉड्यूल का जो वेलोसिटी है वो निकालना होगा, तो हमें देखो velocity of module with respect to shuttle is equal to minus of 100 किलोमीटर पर आवर. नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, इजेक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, इसीलिए -100 देख रहे हैं, और इसको प्लस 4,000 कर रहे हैं. नाउ वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू शटल क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
माइनस वेलोसिटी ऑफ शटल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव वेलोसिटी यही हो ना, VAB का मतलब होता है VA माइनस VB। क्लियर है? तो VA क्या था, ये VA ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ S शटल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू शटल माइनस 100 अगर यहाँ डालोगे तो वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शटल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है, 4000 दे रखा है। अब इसको उस तरफ लेके जाओ तो वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू 4000 माइनस 100 which is equal to 4000 minus 100 is 3900 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव। ये पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। क्योंकि देखो एब्सोल्यूट, बाकियों को क्या है भाई, ये विधांश वगैरह तुम लोग भी बताओ क्लियर है कि नहीं? ईशा, अनुराग? यस यस सर क्लियर। यस सर क्लियर है। हाँ बेटा, किसी को नहीं आएगा तो घबराना नहीं है, पूछना है, ठीक है? अपने से नहीं समझ में आएगा ये सब चीज। जब तक क्या होता है कि अपने से कुछ समझोगे, हो सकता है गलत समझ लो, सही समझ लो, राइट? तो उसका भी पता नहीं है, फिर झिझकोगे अगर मेरे से पूछने के लिए, हिचकिचाओगे पूछने के लिए, तो कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे एक कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे आपस में डिस्कस करके कॉन्फिडेंस आता है। मेरे से डिस्कस करो, मैं नहीं कहता मुझे सब आता है, बट हाँ हम दोनों मिलके साथ में डिस्कस करके एक चीज पक्का कर सकते हैं कि हाँ नहीं यही चीज होता है, राइट? क्योंकि फिजिक्स जो है ना, कोई भी नहीं कह सकता है, या कोई भी सब्जेक्ट कोई नहीं कह सकता है कि हमको सब आता है। सब तो किसी को नहीं आ सकता है, राइट? ना हमको आ सकता है, ना तुमको आ सकता है, ना किसी को आ सकता है। भगवान को आता होगा पता नहीं, बट इंसान को तो कभी भी सब नहीं आ सकता है। तो जब सब नहीं आ सकता है तो आपस में डिस्कस करके एक दूसरे के नॉलेज को हम लोग और एनहेंस कर सकते हैं। तुम्हारा भी और तुमको समझाने में मेरा भी, दोनों का नॉलेज एनहेंस होता है। तो ये सब चीज समझो, हर एक कॉन्सेप्ट है, और घबराना नहीं है कॉन्सेप्ट पूछने के पहले। नहीं समझ में आया दोबारा पूछो, हम दोबारा बताएंगे, ठीक है ना बच्चों? अभी क्या है, हम लोग को वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल गया। जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटीज के टर्म में मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हैं, कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लिखेंगे। तो अब हमारे पास ये पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम लोग बेसिक, अब क्वेश्चन पे आएंगे, एप्लीकेशन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द शटल। तो हमें इस शटल का फाइनल वेलोसिटी निकालना है। सो बिकॉज यहाँ पे जो भी मॉड्यूल और शटल मिला के एक सिस्टम है ना, तो लेट्स से अगर हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं शटल प्लस मॉड्यूल, if shuttle plus module is considered as a system, so momentum will be conserved, ठीक है? मोमेंटम विल बी कंजर्व उस इंस्टेंट पे मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना? अब देखो तुम बोलोगे कि सर इसमें तो ग्रेविटेशन भी है, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स है तो हम मोमेंटम को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? हम उस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जबकि मतलब ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आया है इस पे एक्सेलरेट और डिसेलरेट करने में, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हम कंसिडर कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्व होगा उस पूरे सिस्टम का। मतलब ये अगर हम पूरा एक सिस्टम मानते हैं तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो। तो अब ये जो है मोमेंटम विल बी कंजर्व। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है? कैपिटल M इंटू हमारे पास 4000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था ये, इज इक्वल टू, अब जो रेसिडुअल वाला है 5m/6, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, और जो तुम्हारा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल m/6 जो है वो कितने स्पीड से जा रहा है? 3900 प्लस ही है, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना? So even though it was ejected by 100 km/h in backward direction, still it is moving in the same direction in which the actual rocket, actual shuttle was moving, क्योंकि
एक्चुअली तो उसका अंदर, उसके जब ये इसके अंदर था तो उसका 4000 स्पीड था, तो इनर्शिया की वजह से जब इसको रिजेक्ट करोगे तो भी इसका ये इस सामने ही मूव करना चाहेगा, तो 4000 माइनस 100 कर दो, 3900 आ गया। कॉन्सेप्चुअली भी तुमको समझ में आ रहा है ना, विजुअलाइज भी करोगे तो भी वही चीज है। कोई चीज ऊपर भाग रहा है 4000 के स्पीड से, उसमें से कोई चीज निकाल के फेंका हमने 100 के स्पीड से, स्टिल वो ऊपर की तरफ ही जाएगा 4000 माइनस 100, 3900। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये m और m कैंसिल हो गया, राइट? सो 4000 into 6 is equal to 5v plus 3900। तो अब ये 24,000 minus 3,900 divided by 5 is equal to v हो गया। तो 24,000 minus 3,900 मतलब ये हो गया 20,100 divided by 5 is equal to v। तो v का वैल्यू हो गया 4020 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को? भाई अपने से समझने जाओगे ना तो बहुत डिफिकल्टी होगी। यही वजह है कि हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में ऐसे समझते हैं, जिससे कि तुमको वो डिफिकल्टी वाला लेवल जो है वो आए नहीं, तुम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करो उसको समझने में। बट हाँ, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इन कॉन्सेप्ट को आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ये वाला हो गया, वो जो वेज के ऊपर जो ब्लॉक मूव कर रहा था वो वाला हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A boy of mass 25 kg stands on a board of mass 10 kg, which in turn is kept on a frictionless horizontal ice surface. The boy makes a jump with a velocity component 5 meters per second in a horizontal direction with respect to the ice. With what velocity does the board recoil? With what rate are the boy and the board separating from each other? ठीक है, देखो ये आइस का सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल आइस सरफेस। इसके ऊपर एक बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है। So there is a board which is kept on this, and then there is a boy who is standing on the board. Now a boy of mass 25 kg, so इस boy का mass small m is equal to 25 kg मान लो, stands on a board of mass 10 kg, capital M is equal to 10 kg। तो ये एक बोर्ड है जिसका मास 10 kg, ठीक है, which in turn is kept on a frictionless horizontal ice surface. The boy makes a jump with a velocity component 5 meters per second in horizontal direction with respect to ice. तो इसका जो स्पीड है, velocity of boy with respect to ice, ice मतलब यहाँ पे तो ये फिक्स्ड है ना ice, तो ये जो सरफेस है ये पूरा ice है, with respect to ice मतलब ग्राउंड हो गया। तो velocity of mass with respect to ice is given as 5 meters per second. With what velocity does the board recoil? मान लीजिए बोर्ड जो है पीछे रिक्वाइल करेगा
ये v वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग स्मॉल v ही ले लेते हैं, ठीक है। नाउ बिकॉज ये जब बॉय इधर जंप कर रहा है तो बॉय और बोर्ड दोनों को अगर हम सिस्टम मान लेते हैं, लेट द बॉय प्लस बोर्ड टुगेदर is the system. So there is no external force. So there is no external force acting in horizontal direction. तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, सो हेंस मोमेंटम विल बी कंजर्व. So total initial momentum is equal to total final momentum तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम देखते हैं, सो दिस इज, दोनों स्टेशनरी था, तो स्मॉल m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू 0, है ना, बोथ वेर स्टेशनरी. दिस इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम स्मॉल m इंटू v प्लस कैपिटल M इंटू v, है ना. इवन दो हमें पता है कि रिक्वाइल हो रहा है ना, हम लोग अभी रिक्वाइल को नेगेटिव एवेटिव नहीं लेंगे, मतलब पहले से नहीं एज्यूम कर लेंगे. हमेशा हम लोग सॉल्व करके जो आंसर आएगा उससे अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, राइट. सो इट इज ऑलवेज बेटर नॉट टू टेक अ नेगेटिव साइन विद अ जनरल टर्म. जब वैल्यूज रहेगा तब पॉजिटिव नेगेटिव भले लेंगे, जनरल टर्म में हमेशा पॉजिटिव मान के ही चलते. तो 0 इज इक्वल टू स्मॉल m जो है 25 इंटू 5 प्लस कैपिटल M 10 इंटू v. सो इससे हमारा आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 125 divided by 10. So this is minus of 12.5 meter per second. ठीक है. तो ये माइनस ऑफ 12.5 ये बता रहा है कि पीछे की तरफ रिक्वाइल कर रहा है. विथ व्हाट रेट आर द बॉय एंड द बोर्ड सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर. मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M निकालना है. सो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ M माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M. वेलोसिटी ऑफ M मास, बॉय का वेलोसिटी क्या है 5, माइनस ऑफ माइनस 12.5 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 17.5. मेरे सजेशन से हमेशा ये सब चीज यूज करके किया करो. ऐसे तो बहुत आसानी से पता है, ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ये 12.5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, है ना. ये तो हम लोग बचपन से रटे ही हैं, और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. बट हमेशा इसको यूज करोगे ना, ये फॉर्मूले को, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. तुमको कॉन्सेप्ट्स जो है तुम्हारे दिमाग में हमेशा ताजा रहेंगे, और तुम कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैंने कॉन्सेप्चुअली इस चीज को किया है, तो फिजिक्स मुझे आता है. ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना, ये फिजिक्स नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग है ना. फिजिक्स ये बताता है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉय विथ रेस्पेक्ट टू दिस बोर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड, और उसको सॉल्व करके करो, कॉन्फिडेंट रहोगे जब भी आंसर आएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. माधव आदि भव, Yes, sir.
आवाज ही नहीं सुनते हैं तुम दोनों का। सर बोल तो रहा था इतनी देर से, मतलब पिछले सारे क्वेश्चंस में। तो इसमें नहीं बोला ना। चलो ठीक है सर। रात में फोन करा था 10 बजे, भाई मेरा बैटरी बंद हो जाता है रात के बाद। आप ही ने बोला है 9 के बाद कॉल करा करो, तो मैंने नहीं करा उससे पहले। कल 7 बजे ही क्लास खत्म हो गई थी ना। अच्छा ठीक है, शेड्यूल सॉरी। तुमको भेज देंगे। तो उस समय तक मैं बिल्कुल पक चुका था। तो क्या कुछ जरूरी बात करनी थी? नहीं नहीं सर, वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, कुछ इधर उधर का पूछना था। चलो फिर शाम को बात करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो तभी हम कह रहे थे ना कि मोमेंटम कंजर्वेशन से भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका है जो कि हम लोगों ने बोला कि अगर एक्स डिस्टेंस से मूव करेगा तो कितने से रिकॉइल करेगा, वो जो हम लोग कर रहे थे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे शॉर्टकट में भी बन जाता है ये क्वेश्चन। तो पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इन सब जगह पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। So a man of mass small m is standing on a man of mass small m is standing on a platform of mass capital M। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मास कैपिटल M है और इस आदमी का मास स्मॉल m। ठीक है, if the man starts moving on the platform with a speed v relative to the platform, ठीक है, ये जो मैन है with respect to platform मतलब velocity of man with respect to platform is equal to small v। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये डब्ल्यू अभी मत समझो इसको करना। हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हर क्वेश्चन में अगर अलग कॉन्सेप्ट करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड इज स्मॉल v relative to the platform. With what velocity relative to the ice does the platform recoil? तो हमें निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म मास मतलब vm निकालना है जिससे कि ये रिकॉइल कर। तो अब ये देखो, पहले तो ये मास विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। पहले तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म मींस वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। सो अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म स्मॉल v था। स्मॉल v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू v प्लस vm, है ना। ये v रिलेटिव वेलोसिटी है, स्मॉल v जो क्वेश्चन में दे रखा है रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। इसको हम लोग, सो दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v होगी। ठीक है, अब ये v प्लस vm जो है हमारा vm हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन। अब तो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोर्ड है इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, कैपिटल V ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मतलब इसमें इन्होंने कैपिटल V लिखा हुआ है बट हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कंफ्यूज ना हो vm का। ठीक है, नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब देखो बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, स्मूथ आइस है। सिंस the surface is frictionless,
there is no force acting on horizontal direction. So by conservation of momentum, so conservation of momentum अब horizontal direction में लगाएंगे तो total initial momentum, तो initial momentum क्या है, दोनों stationary था, is standing on a platform, right? So total initial momentum is equal to total final momentum. अब टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम में ये स्मॉल m मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन vm से, प्लस कैपिटल M मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बोर्ड इससे vm से. सो अब हमारे पास, हम लोग को vm निकालना है क्वेश्चन में. सो vm is equal to minus of, right? So यहाँ पे नेगेटिव साइन बेसिकली हम लोग को डायरेक्शन देगा. तो दिस इज माइनस एम वी एम डिवाइडेड बाय वी कैपिटल एम. सो वी एम का वैल्यू डालेंगे माइनस ऑफ एम इंटू वी प्लस वी एम डिवाइडेड बाय वी एम, सॉरी या इसको एक मिनट, ये आई एम राइटिंग इट ऑल ओवर अगेन. इसको इस तरफ लेके जाएंगे, कैपिटल M इंटू वी एम इज इक्वल टू माइनस M इंटू स्मॉल वी एम को हम लोग लिख रहे हैं V प्लस, सो दिस विल बी MVM प्लस ऑफ स्मॉल m VM is equal to minus MV, और VM is equal to minus MV by M plus M. नेगेटिव साइन इसका बेसिकली ये बताता है कि रिकॉइल हो रहा है, माइनस ऑफ MV by M plus M. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. देख लिया सबने इसको? Yes, yes, sir. अब देखो सिंपल, जो अभी हम लोग पिछला कॉन्सेप्ट कर रहे थे उस पे अगर हम लोग बात करें इसी क्वेश्चन में, हमारे पास आइस सरफेस है और उसके ऊपर एक बोर्ड रखा हुआ है एंड देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द बोर्ड. अब ये जो आदमी अगर इस बोर्ड पे, हम लोग ऐसे बात करते हैं पहले कि ये इस बोर्ड पे मान लो x डिस्टेंस जाता है, ठीक है, लेट्स से, या इसको समझो पहले कि ये अगर x डिस्टेंस मूव कर रहा है, राइट, तो ये अगर इसका जो मूवमेंट है मान लो y है इधर इसके रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना मूव करेगा, y माइनस एक्स मूव करेगा.
अगर इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में ये y डिस्टेंस गया बट ये बोर्ड खुद x डिस्टेंस पीछे चला गया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आदमी कितना मूव किया, y माइनस एक्स मूव किया। ये क्लियर है बच्चों? यस सर। ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है। अब दोनों को अगर डिफरेंशिएट कर देते हो ना, तो इसका जो वेलोसिटी, मतलब तुम क्या लिखोगे, अच्छा इसके, बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहना है, सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहना है, तो m इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स। सो दिस विल गिव यू m इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्स। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दोगे तो इसका वेलोसिटी y, मतलब इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी था स्मॉल v था, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल v। तो कैपिटल V क्या हो जाएगा, mv बाय m प्लस n। तो उस कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से भी सेम चीज आएगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ सर। हाँ और सर। मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। तो बेसिकली तुमको ये याद रखना है कि ये जो अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना, तो m इंटू स्मॉल m इंटू वी इज इक्वल टू, हमेशा m इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m कैपिटल V, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे ये बोर्ड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू m प्लस m इंटू कैपिटल। सेम चीज अगर वहां पे हम लोग बात करते हैं पिछले क्वेश्चन में, उस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, सो वहां पे हम लोग को आ रहा था कि ये जो m जो है वॉज मूविंग m इंटू 2.2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10m इंटू एक्स, ऐसे करके कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये लिख लिया सबने? यस सर। है ना, ये जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। उसी तरह इसको रिलेटिव डिस्टेंस लेके भी सीधे हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में अब हम लोग सीधे, मतलब वी आर जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला हियर। तो हम कह रहे हैं कि ये इसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस मूव किया है, 2.2 मूव किया है 10m के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या ले रहे थे, m इंटू 2.2, the distance moved with respect to this means, ऐसे कर लो, स्मॉल m इंटू, राइट, स्मॉल m यहाँ पे कैपिटल M के बराबर है, तो स्मॉल m इंटू x1 इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर, मतलब द होल सिस्टम, रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस x। तो m इंटू एक्स, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि m इंटू एक्स यहाँ पे क्या है, कैपिटल M इंटू 2.2 इज इक्वल टू स्मॉल m, मतलब कैपिटल M प्लस 10m, है ना। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर स्मॉल x डिस्टेंस से मूव कर रहा है और पूरा सिस्टम, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, और पूरा सिस्टम x डिस्टेंस से इस पे रिक्वाइल कर रहा है ना, पीछे जा रहा है। तो ये देखो m इंटू 2.2, ये इसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मूव किया, m इंटू 2.2, और रिक्वायल ये जो कितना किया, x डिस्टेंस से किया, तो m प्लस 10m इंटू एक्स। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू 2.2 इज इक्वल टू,
11m into x, तो इससे हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, mm काट दो 2.2 by 11 0.2, सीधे आ गया 0.2 बिना दिमाग लगाए। तो इससे हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, मास इनटू रिलेटिव डिस्टेंस moved by smaller mass is equal to small m plus capital M total system, है ना, mass of total system into recoil velocity capital V। recoil velocity कह रहे हैं यहाँ पे, recoil distance। आ गया समझ? यस सर। यस सर। तो एक ही क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। एक तो हम लोगों ने किया कि भाई सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रहना, उसी से ये चीज आया। अब ये चीज को ना हम लोग हर फॉर्मूले, मतलब हर जगह इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके करीब 4-5-6 क्वेश्चंस तुम्हें कराऊंगा, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पता चलेगा कि कैसे इजीली इसको कर सकते। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। चलो तो फिर आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना। और तुम लोग को जो काम करना है वो मैं बता दूं। अभी ये ऑब्जेक्टिव वाले मत करना, बट ये जो क्वेश्चंस हैं तो 20 तक कर लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 तक अभी कर लेना, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ डीपीपी तुमको भेजेंगे, उसको करना। अभी 20 तक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तुमको पूरा तुम्हारा हो गया है। सेंटर ऑफ मास के कोई सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। मोमेंटम के इजी वाले अभी करना है। एचसी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करके मुझे भेजना है। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 20। सर मैं एक सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके अलावा आपने कुछ बोला था? इसके अलावा मैं डीपीपी भेजूंगा, है ना। और तुमको जहां पे भी सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन मिले वो तुम अब अटेम्प्ट कर सकते हो, बस सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। ठीक है सर। बेटर मैं ही भेज दूंगा, तुम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम के क्वेश्चंस में। आई विल सेंड इट अक्रॉस। तुमको 1 से 20 तक अभी करना है और उसके बाद बाकी मैं भेजूंगा। ठीक है सर। चलो बाय एंड टेक केयर। सर हाँ मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ अभी क्लास का? हाँ हाँ जरूर।